अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एमक्यूएम के हवाले से आज बात करेंगे। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर के साथ बड़े दिनों के बाद आज प्रोग्राम कर रहा हूं और एमक्यूएम ने हुकूमत को इनकार कर दिया है। आज पार्लियामेंट हाउस में बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ, सहाफ़ियों के साथ मैंने डिस्कस किया, उनसे भी तज्जिया लिया, गपशप की कि क्या एमक्यूएम वापस आएगी। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन अक्सर लोगों का, सीनियर लोगों का ये कहना था कि एमक्यूएम काबीना में वापस नहीं आएगी और हुकूमत के साथ रहेगी, इत्तेहाद में रहेगी, काबीना में वापस नहीं आएगी। मैंने ये भी पूछा कि कब तक, तो 3-6 महीने की कहानी बताई जा रही है। अब क्या हकीकत है, मौलाना भी 2-4 महीने का इंतज़ार का कह रहे हैं। अली शेर क्योंकि JUI को भी कवर करते हैं, पार्लियामेंट को भी कवर करते हैं, शायद एमक्यूएम को भी देख तो रहे होंगे। अली शेर, क्या लग रहा है, ये एमक्यूएम वापस आएगी, नहीं आएगी? देखें, अभी जो उन्होंने ये फैसला किया है, ये उन्होंने सोच समझ के फैसला किया है। ये फैसला ऐसे नहीं है। अगर उन्होंने वापस आना होता तो ये फैसला वो अचानक ना करते, वो हुकूमत को मनाने का या उस तरह से करने का कोई टाइम देते, चांस देते। मेरा भी ये ख्याल है कि एमक्यूएम वापस नहीं आएगी। उसका स्टेटस जो है वो वही होगा जो BNP मैंगल का है। यानी वो सपोर्ट कर रही होगी हुकूमत को, इत्तेहादी होगी, लेकिन काबीना में नहीं होगी। उस सूरत हाल में वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकेगी और ज़ाहिर है उसका प्रेशर क्रिएट होगा। नहीं, लेकिन ये लंबे अरसे तक तो नहीं चलेगी इस तरह। नहीं, देखिए, अगर कोई चीजें जो हैं वो डिलीवर हो जाती हैं, मिसाल के तौर पे जैसे ये देखो, दो बुनियादी बातों को हमें नहीं भूलना चाहिए। नंबर 1 तो ये नहीं भूलना चाहिए कि कराची में अगर एमक्यूएम के हाथ से वो सारे काम करवाए तहरीक इंसाफ की मरकजी हुकूमत, तो वो अपने जो MNAs हैं जिनकी वजह से एमक्यूएम जो है वो सुकड़ के 7 पे चली गई या 6 पे कराची में चली गई, तो क्या वो अपने हरीफ को पावरफुल करेगी लोगों की नजर में? क्योंकि लोगों को तो वहां PTI, एमक्यूएम दूसरे चौथे नहीं, वहां डिलीवरी देने वाला उन्हें पार्टी चाहिए। लेकिन कराची के जो PTI के अपने लोग हैं वो भी आज भी चीख रहे थे कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे। उनको भी शाकिर, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर देगी PTI की गवर्नमेंट, अगर देगी तो वो तरजीह अपने अरकान को पहले देगी या इनको देगी? जाहिर है, जिन्होंने एक दूसरे को अगर काटा है वहां पे असूली तौर पे, तो वो तो एमक्यूएम ने और PTI ने एक दूसरे को नेगेट किया है ना, एक सीटें छीनी PTI ने, तो वो ऐसा आसान काम तो नहीं होगा। तो नहीं, तो ये लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि एमक्यूएम ने जो ये फैसला किया है वो मुक़्तदर कुव्वतों और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर एमक्यूएम ये कर ही नहीं सकती ऐसा फैसला कि हुकूमत को कोई झटका दे। देखिए, ये बात एक कही जा सकती है क्योंकि फरोग नसीम साहब जो हैं उनकी वजारत के बारे में उन्होंने कहा कि जी नहीं, फरोग नसीम को हमने तो ये वजारत मांगी नहीं थी, फरोग नसीम के लिए मांगी नहीं थी, वो मुक़्तदर कुव्वतों का नुमाइंदा है, वो उन्हीं के लिए काम करता है। और अभी जो ताज़ा तरीन बातें आ रही थी कि फरोग नसीम को जो है वो गवर्नर बना दिया जाए और इशरतुल-आबाद वाला काम जो है वो उससे लिया जाए, तो मे बी वो प्रॉब्लम। लेकिन फरोग नसीम को तो एमक्यूएम ऑन ही नहीं कर रही। सर, मैं यही कह रहा हूँ ना, इसके बावजूद भी एमक्यूएम जो है, अगर हुकूमत ये चाहती है कि वहां का क्रेडिट जो है, जो कराची बहाली कमेटी बनी है, ये जिसका कॉलेज लास्ट भी है, बल्कि आज लास्ट भी था जिसमें एमक्यूएम नहीं गई, तो अगर कराची बहाली कमेटी जो है वो काम करवाती है, तो उसमें क्रेडिट जो है वो बड़ी हद तक जो है वो एमक्यूएम और PTI में डिवाइड होगा ना। तो हुकूमत की PTI एमक्यूएम की कोशिश है, मसलन को उसको प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1 प्रॉब्लम उसका यह है कि जो उसका ग्रास रूट लेवल का नेटवर्क था, जो खुर्शीद बेगम हाल से चलाया जाता था, और उसके नीचे सेक्टर्स और ऑफिसेज थे, वो एक तरह की पैरेलल सिटी गवर्नमेंट होती थी। वो जब से कटी है तो उस वक्त से लेके लोगों के मसाइल के एतबार से उनका सिस्टम कट गया। वो ये समझ, उसके नेगेटिव जो इफेक्ट्स होते थे सेक्टर्स के, दफातर के, और वो अपनी जगह कभी 90 या जी बिल्कुल, मैं गया हूँ, मैंने पूरा सिस्टम देखा है। मैंने 2008 में जब अदर देन मुहाजिर्स का जलसा हुआ था, हमें भी और के लिए लेके अल्ताफ भाई ने खिताब किया था, तो मैं भी 2008 में गया था। 2 कमरे हैं बाकी तो मीडिया सेल है एक तरह से, वो तो मीडिया सेल है बुनियादी तौर पे, लेकिन खुर्शीद बेगम हाल जो है वो बुनियादी चीज है। उसके नीचे एक पूरा स्ट्रक्चर है सेक्टर्स के, दफातर का। एक तो वो कह रहे हैं कि इन दफातर को खोले। अब उन दफातर को खोलना जो है वो PTI के बस में नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बंद किए थे उन्होंने खोलने से इनकार कर दिया।
अब पीटीआई जो है वो उनके सामने तो कुछ नहीं कर सकती, वो कहते हैं पूरा नेटवर्क तो वहां पे नेटवर्क वहां पे है। उनको डर ये है कि ये अगर नेटवर्क दोबारा रिवाइव हो गया उसी तरह का, तो वही काम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव अंदाज वही में, काम चलेंगे, तो फिर ये हम सारे की सारी जो गांठें होंगी वो फिर दोबारा दांतों से खोलेंगे। उनका ये है। यहाँ जो बात आप कह रहे हैं कि इसने एमकेएम ने क्या मुख्तलिफ हलकों के इशारों के बगैर किया है, ये बात नेगेट करती है इस दलील को कि अगर मुख्तलिफ हलकों ने एमकेएम से ये चीज करवाना होती तो मुख्तलिफ हलके जो है वो उनके दफातर बहाल करने की मुखालफत तो ना करते ना। मुख्तलिफ हलके जो है वो कह रहे हैं कि इनके दफातर बहाल नहीं करने। नहीं, लेकिन देखें वो ये दफातर हैं अल्ताफ हुसैन वाली एमकेएम के साथ कनेक्टेड। देखो ये जो 4-5 एमएनए हैं इनका तो बिल्कुल ये तो लाताल्लुकी कर चुके हैं ना अल्ताफ हुसैन से, तो वो पूरा नेटवर्क है अल्ताफ नहीं, हुसैन। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, हकीकत जो है ना वो ऐसे यार है। 4-5 एमएनए तो नहीं चलाएंगे ना। यार देखें मान लिया, लेकिन हकायक ये है कि ये सारे बड़ी अक्सरियत जो है वो तौबा तायब हो ये गए। डिमांड है एमकेएम की। हाँ तो बुनियादी डिमांड है ना, बुनियादी डिमांड है दफातर खोले। ये अलाल ऐलान सुन ले, तो नहीं कर अलाल ऐलान कहा है। अच्छा। कितनी मरतबा कहा है। बुनियादी डिमांड क्या है, एमकेएम को प्रॉब्लम नहीं नहीं मैं सुन ले हाँ। एक उनका मुतालबा है कि वो जो दफातर बंद किए गए थे वो खोले। दूसरा दफातर का तो मुतालबा किया है। देखिए दफातर हैं जिस तरह सेक्टर ऐसे ही है, सेक्टर ऑफिस हैं, हाँ, दफातर हैं। एक दफ्तर है जो दफातर हैं जो खुर्शीद मेमोरियल बेगम हॉल जो है, खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल, ये इनका पूरा सेक्रेटेरिएट है एमकेएम का। उसकी अलल ऐलान एमकेएम डिमांड कर रही है। सर वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पे अल्ताफ हुसैन है ही नहीं, अल्ताफ हुसैन के कुछ लोग जो अंडरग्राउंड हैं, जो मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हैं या उनसे जुड़े हैं, उन लोगों का तो सरफेस पे वजूद नहीं है ना, अंडरग्राउंड है। ये दफातर हमने चलाने हैं। ठीक है, आपकी नजर में आपकी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे। डिमांड और क्या दूसरा है कराची की जो तरक्की है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, बाकी जो प्रॉब्लम जिसके लिए ये 162 अरब के पैकेज की जो बात की थी वजीर आज़म इमरान खान ने कि हम 162 अरब का पैकेज देंगे कराची को, दूसरा डिमांड वो है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है जो हमें पता चला है वो ये भी है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है उनको एक प्रॉब्लम ये भी हो गया है कि वो जो गूगल छोड़ के आई है ना तानिया अदरीस, उसको वफाकी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इख्तियारात दिए हैं और उसको कहा है कि ये डिजिटलाइजेशन का सिस्टम जो है वो बिल्कुल मेरिट पे करें, कोई पॉलिटिकल चीजें जो है ना उसमें नहीं आनी चाहिए, सिस्टमेटिक अंदाज में जो कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम होता है वो करें। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये बच्ची जो है ना ये आके मेरी वजारत को इंस्ट्रक्ट कर रही है, इस तरह की इस पे सेक्रेटरी लेवल पे भी कोई शिकायत जो है वो की गई है, उसका भी एक प्रॉब्लम है। फिर वो फरोग नसीम वाला जो मामला है उसका भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन फरोग नसीम वाली कहानी मुझे समझाएं कि फरोग नसीम को एमकेएम ऑन इसलिए नहीं कर रही इस हवाले से कि भाई हमने रिकमेंड किया ही नहीं नाम। हाँ ठीक है, और तो किसने किया फिर और क्यों किया? देखें वो खुद भी तो वही बात कह रहे हैं, अगर वो उसकी खुली मुखालफत कर सकते होते एमकेएम वाले तो वो अलग हो जाते ना, हुकूमत से अलग हो जाते, हुए नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो कलमा हक तो उनके बकौल उतना कह रहे हैं जितना जाबर सुल्तान से पूछ के कलमा हक कहा जाए, जितना बर्दाश्त भी हो जाए। इसलिए जिनका नुमाइंदा फरोग नसीम है वो खुलेआम उनके एमकेएम का है ना, एमकेएम का। अच्छा आप क्या कहते हैं कि एमकेएम का नुमाइंदा है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं आप क्या कहते हैं? आप खुद कह रहे हैं कि मुक्तदर पिंडी वालों का नुमाइंदा है। तो पिंडी वालों का नुमाइंदा है। ठीक है। अच्छा पिंडी में तो शेख रशीद भी उसका नुमाइंदा है, हो सकता है शेख रशीद। तो जिनका वो नुमाइंदा है एमकेएम जो है वो इस हद तक नहीं जा सकती कि वो उनके नुमाइंदे को डिनाई करे और साथ ही जिन्होंने उनको लाया था यानी मौजूदा सिस्टम गवर्नमेंट को कि वो उनके खिलाफ बगावत की हद तक चली जाए। वो गुजारा करो पॉलिसी और एहतजाज करो। अच्छा एक और मैं आपको अंदर बताऊं, देखिए मैं ये समझता हूं अभी वाली जो सारी सिचुएशन है, जीडीए वाली लगा लें, इस एमकेएम वाली लगा लें, बीएनपी वाली लगा लें, चलो बीएनपी के साथ ये सारी जो चीजें हैं ना बुनियादी असूली बात यह है कि जब एक नेशनल एनआरओ हुआ है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, अब क्यों नहीं कहता इमरान खान कि मैं किसी को एनआरओ नहीं लेने दूंगा, मैं नहीं दूंगा, ये सुना आपने कितने दिनों से? नहीं कह रहा, आजकल नहीं कर रहा। तो जब यार ये असेंबली देखें 1.5 साल में इस असेंबली ने 12 बिल्स मंजूर किए और 4-5-8 दिन 2 दिनों में, यानी जो पिछला दिन था उसमें 6 बिल मंजूर किए, एक दिन में 2 आज मंजूर किए, यानी 1.5 साल में 12 बिल और 2 दिन में 8 बिल।
तो ये जो इत्तेफाक राय बन गया है ना, सही बात। अब उसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ये समझती हैं, वो ये कहती हैं कि अपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करके एनआरओ ले लिया, इनके सुलह शुलह चीजें हो गई, तो अब हम किधर गए? अच्छा, हमारा हिस्सा भी तो हमें दिया जाए। अब वो अपने हिस्से लेने की चक्कर में पड़े। आखिरी बात मुझे ये समझाएं कि एमक्यूएम इसी तरह ही एक बात इसी तरह ही चलेगी जिस तरह बीएनपी मैंगल चल रही है कि कैबिनेट का ऐसा नहीं होगी, इत्तेहाद में रहेगी, और कब तक रहेगी? एक बात। दूसरी बात ये कि कहीं 2-4 महीनों की, 2-4-6 महीनों की, जिस तरह राना सनाला ने भी कल कहा था, मौलाना भी कह चुके हैं, तो ये कहानी तो नहीं बन रही कोई इस तरह की? देखिए, इस बात को जो है वो सिरे से आउट ऑफ क्वेश्चन करार नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जिस एतमाद से ये चीजें ये कह रहे हैं उसमें मौलाना की तक जहां बात है, मौलाना तो आपको याद होगा दिसंबर भी उन्होंने कहा था ना, ठीक है, लेकिन मौलाना कह रहे हैं जनवरी अभी बात। चलो कोई नहीं, खैर है, जनवरी मार्च में भी चलेगा, फिर 6 महीने भी चलेगा, चीजें क्लियर होंगी। चलो चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सवाल जो नून लीग के जो बहुत करीबी जराए हैं, खुसूसन हमारे जर्नलिस्ट रहे, मैंने उनसे बहुत करीब से कुरीदा है, वो ये कह रहे हैं कि उनकी मालूमात के मुताबिक नून लीग को इंस्टीट्यूशन लेवल पे, इदारा जाती लेवल पे कुछ नहीं मिला। उनके अफराद को रिलैक्सेशन, वहां नवाज शरीफ को हकीकी बीमार समझ लिया जाएगा, बीमार तो वो हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी कहेगी हाँ बिल्कुल बीमार है, पड़े हो। शहबाज शरीफ को भी, मरियम भी चली जाए, ये वो सब कुछ। लेकिन अगर कहो कि कोई बड़े पर्सपेक्टिव में कुछ गेन किया गया है, तो उन जराए का कहना है जो नून लीग के बहुत करीब है कि ऐसा नहीं है। ये आपको आने वाले वक्त में साथ साथ ये भी तसल्लियां दे रहे हैं कि नहीं नहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फ्रूट मिलेगा। ये बातें जो है वो इस तरह से हुकूमत को खतरा है इत्तेहादियों के जरिए या नहीं है, क्या है? देखिए, फौरी तौर पे तो मुझे खतरा नहीं नजर आ रहा, फौरी तौर पे तो मुझे कप्तान हुकूमत को ब्लैकमेलिंग नजर आ रही है। कि वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि अपोजिशन को दिया है। वो कहते हैं कि अपोजिशन को आपने हिस्सा दिया है, तो हमारा क्या कसूर है, हम तो आपके इत्तेहादी हैं। 6 नुकात जो बयान कर रहे हैं बीएनपी वाले, उनके मिसिंग पर्सन आए कुछ, नो डाउट, उनके वो डैम के कुछ चीजें भी वहां पे मंजूर हुई, लेकिन वो चाहते हैं कि फौरी और चीजें क्लियर कट अंदाज में, दो टोक अंदाज में की जाए। आज देखें ना, आज वज़ीर आज़म ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को खुद फोन किया है, वो नहीं भी आते, वो सपोर्ट भी जारी रखते हैं। आप जब ये कहते हैं कि उन्होंने ये स्टेप किया है तो बगैर पूछ के किया है, तो भाई अगर उन्होंने बगैर पूछ के किया होता तो फिर वो छोड़ देते ना, छोड़ा तो नहीं है ना, छोड़ा नहीं है, तो बज़ाहिर इस तरह की सूरत तो नजर भी नहीं आती। अगर सबसे पहले इसको कोई छोड़ सकता है असूलों की बुनियाद पे, तो वो बीएनपी मैंगल छोड़ सकती है। बाकी सब जो है वो बड़ी हद तक कह लो कि ब्लैक मेलिंग की बुनियाद पे जो भी चीजें हो रही हैं। नहीं, बीएनपी मैंगल चले, डिस्कशन तो चलती रहेगी। व्यूअर्स, अली शेर की बातें आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।